जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 74 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये चैप्टर 2 निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हुकूमत के पास ना दो बास्केट्स हैं। हुकूमत के पास ये ना, मैंने नोट्स फ़िज़िकल वालों के लिए भी अपलोड कर दिए, उनको बांट भी दिए थे क्लास में, और ये मैंने अपलोड भी कर दिए फ़िज़िकल वालों के लिए, जो वेबसाइट है हमारी टेस्ट्स में नीचे जाके। ऑनलाइन वालों के तो पोर्टल पे रेलिवेंट जगह पे अपलोड कर दिए हैं। तो अब ये इस चैप्टर के अंदर थोड़ी हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ओवरऑल सड़कें बनती हैं, ये सब कुछ होता है। तो उसके लिए हुकूमत ने दो बास्केट्स रखी हुई हैं। एक बास्केट का नाम है FCF, और असल में ना चैप्टर के नोट्स इसलिए अपलोड किए हैं मैंने कि उस पर थोड़ी उर्दू वगैरह मैंने लिखी हुई है। बाकी जो किताब में चैप्टर 2 के नोट्स हैं उनमें भी कोई मसला नहीं है। और अगर ऑनलाइन वाले चाहते हैं तो बेशक वीडियो पॉज करके वो नोट्स देख लें। और कुछ जगह पे तो लिखाई भी सही नहीं है, जितना बहरहाल उनको नज़र आ रहा है। बेशक पूरी बुक पे एक दफ़ा उर्दू लिख लें, 2-3 सफ़े हैं, तो फिर उसके बाद बेशक लेक्चर को रिज्यूम कर लें। बहरहाल और साथ साथ भी अगर आप करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो मोहतरम, दो किस्म की बास्केट्स हैं जो हुकूमत ने अपने पास रखी हुई हैं। एक बास्केट का नाम है FCF, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, और दूसरी बास्केट का नाम है PAF। तो ये जो दो बास्केट्स हैं, PAF स्टैंड्स फॉर क्या है? PAF पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है जी, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। अच्छा, इन बास्केट्स के नाम को छोड़ें, भी मकसद समझें। अच्छा, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो बास्केट है ना, उसमें दो किस्म का पैसा आता है। इसमें हुकूमत का रेवेन्यू आता है। सरासे से जो टैक्स लिया ना हुकूमत ने, या नेस्ले से जो टैक्स लिया है, वो कहीं यहाँ इस बास्केट में पड़ा हुआ है इधर। इसके अलावा आपको पता है हम बाहर के मुल्कों में जाके लोन लेते हैं। तो बाहर के मुल्कों में जाके अगर हम लोन लेते हैं तो लोन बाहर के मुल्क वाले, सऊदी अरब वालों ने लोन दिया, वो भी इसी बास्केट में आएगा। तो हुकूमत के पास जो पैसा आता है, यहाँ हज़ारों रुपये पड़े होंगे, लाखों रुपये पड़े होंगे, करोड़ों रुपये पड़े होंगे, अरबों रुपये पड़े होंगे, खरबों रुपये पड़े होंगे, खरबों रुपये पड़े होंगे, क्योंकि हुकूमत बाहर के मुल्कों से लोन लेती है, हुकूमत हमसे टैक्सेस लेती है। रेवेन्यू हुकूमत क्या क्या होता है जो हम टैक्स जमा करवाते हैं। और PAF पब्लिक अकाउंट फेडरेशन, इसमें अदर पैसे आ जाते हैं। वो कौन से आते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये ना चैप्टर आपने साथ साथ याद करते रहना बस अभी बैठे बैठे। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, इसमें मैंने ना हेडिंग दी हुई है इन का मतलब है इनफ्लो, इनका मतलब है इनफ्लो। कुछ थोड़ी बहुत आपको ब्लैक के अंदर थोड़ा मिस प्रिंटिंग या फट के नज़र आ रहा हो वीडियो में, तो आप बेशक साथ साथ बुक को देखते रहें। अपनी बुक पे भी आपकी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मोहतरम, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, जितना रेवेन्यू आ रहा है, समझ आ गया? FCF की बास्केट में देखो इधर, जितना रेवेन्यू आ रहा है, एंड ऑल लोन्स रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जितने लोन हुकूमत लेती है। एक और चीज़ भी यार इस बास्केट में आती है, इस बास्केट में एक और चीज़ भी आती है, वो मोहतरम आती है अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या मतलब? फ़र्ज़ करो हमने एथोपिया को लोन दिया, एथोपिया ने वापस कर दिया, तो लोन की वापसी इधर आएगी। तो अब तीन चीज़ें बास्केट में हो गई। नंबर 1, सारे हुकूमत के टैक्सेस, हुकूमत को जो उधार आ रहा है बाहर के मुल्कों से, और हमने किसी को उधार दिया हुआ था और उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया, वो भी इसी बास्केट में आएगा। ओके, शैल बी क्रेडिटेड टू FCF, ये पैसा किस में क्रेडिट कर दिया जाएगा? FCF में। FCF बास्केट का नाम है। शैल बी क्रेडिटेड, जमा करा दिया जाएगा FCF में। अब देख, FCF भरी भरी महसूस हो रही है, लाल कपड़ा ऊपर डाल देता हूँ मैं, नज़र ना लग जाए। तो FCF भरी भरी महसूस हो रही है। ओके, नेक्स्ट, ऑल अदर मनीज, ऑल अदर मनीज, ये कौन से पैसे हैं यार? इसमें ना ये मैंने मिसाल दी है, हुकूमत केस जीती, हुकूमत ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि आप पाकिस्तान में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब आपको हुकूमत को पैसे देने पड़े, हुकूमत केस जीत गई। तो हुकूमत कई दफ़ा किसी के खिलाफ केस करती है, दूसरे मुल्कों के खिलाफ या अपने ही बंदों के खिलाफ। तो ऐसी सूरत में जो आपको पैसे, हुकूमत को पैसे आते हैं, वो किस बास्केट में रखे जाते हैं? पब्लिक अकाउंट फेडरेशन बास्केट में रखे जाते हैं। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। तो जब केस जीता जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। वो सारे के सारे पैसे शैल बी क्रेडिटेड टू
पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। चल यार साथ साथ याद कर चीजें। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेज्ड, रीपेमेंट्स ऑफ लोन शैल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। अच्छा ये बात याद होगी पहली। दूसरी बात याद कर, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट and deposited with Supreme Court shall be credited to PF. Done, done, done. आगे चले। अच्छा यार अब इसकी चाबियां किसके पास होंगी खजानों की? तो खजानों की चाबियां किसके पास होंगी वो सुन लो। द कस्टडी, कस्टडी क्या होता है? कब्जा। कब्जा, कब्जा किसके पास होगा इसका? इसका कब्जा होगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि आपको क्या पता है, सफ़े के टॉप पे मैंने लिखा हुआ है पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट मजलिसे शूरा, शोरबा नहीं, शोरबा नहीं, मजलिसे शूरा, शोरा नहीं, पंजाबी वाले कहते हैं शोरा, शोरा नहीं, शू शू रा, शूरा। अच्छा मजलिसे शूरा, मजलिसे शूरा को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक अफ्रीका में एक अमेरिका में, नहीं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। तो ये अक्सर लोगों को आपको पता ही होगा आइडिया। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, बोले 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 कौन से? नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है ना हर सूबे की, और नेशनल असेंबली में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अच्छा बहरहाल इन चक्रों में हम क्यों पड़े यार, छोड़ें। पार्लियामेंट मजलिस शूरा को कहते हैं जो लॉ बनाती है, इसमें एक नेशनल असेंबली होती है और दूसरा सेनेट होता है। अब मोहतरम ये जो पीएफ और एफसीएफ है, इन खजानों की चाबियां किसके पास होंगी? द कस्टडी, इसका मतलब ये होता है कि इनकी इजाज़त से पैसे निकाले जाएंगे, और कोई मतलब नहीं, मतलब चाबियां नहीं होंगी इनके पास। द कस्टडी ऑफ एफसीएफ एंड पीएफ एंड द पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स फ्रॉम द, और उसमें से जितनी पेमेंट्स और विड्रॉल्स करनी है, एंड ऑल अदर मैटर्स कनेक्टेड shall be regulated by शूरा। शूरा का मतलब क्या है इंग्लिश में? पार्लियामेंट। और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। ये कई दफ़ा ऐसा होता है मजलिस शूरा ने रूल्स नहीं बनाए होते इस मद में, तो फिर पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में कौन ही इसको देख लेता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। क्या नाम है? अच्छा आगे चलें जी। ये ना 80 छोड़ो, 81 में आओ। भाई साफ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लें। पीएफ में रेवेन्यूज, लोन्स और रीपेमेंट्स ऑफ लोन जानी है, और उसमें क्या जाना है? बोल 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 बोल। फेडरल गवर्नमेंट को जो भी पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भी पैसे आए, और कस्टडी होगी मजलिस शूरा के पास, वरना फिर प्रेसिडेंट के पास। अच्छा जी आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 की हेडिंग मैंने दी है आउट। आउट का मतलब है कि अब ये हम पैसे निकालने लगे हैं, तो 80 मैंने स्किप किया है। आर्टिकल 81 एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन का क्या मतलब है? निकालना पैसे। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यानी कौन कौन से पैसे निकाले जाएंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन का क्या मतलब है? निकाले जाएंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर चार्ज अपॉन एफसीएफ, एफसीएफ में से कौन कौन से पैसे निकाले जाएंगे? मोटे मोटे यहाँ याद कर लो अभी बैठे बैठे। प्रेसिडेंट की तनख्वाह सबसे पहले निकालें, एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस। इसके बाद एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तनख्वाह निकालें। फिर उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं सेनेट के, इनकी तनख्वाह निकालें। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं नेशनल असेंबली के, इनकी तनख्वाह निकालें। ऑडिटर जनरल की तनख्वाह निकालें। चल चल याद कर जल्दी। प्रेसिडेंट की तनख्वाह एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस से मुराद उसके दफ्तर में बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाह है। एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल भी होता है, जनरल ऑडिट करता है लोगों का आके। अच्छा अब 1 2 3 4 5 इन सारे लोगों के जो दफ्तर हैं उनमें जो मुलाजमीन हैं उनकी भी तो तनख्वाहें होंगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की अपनी तनख्वाह तो नहीं होगी, इनके दफ्तर में जो मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें होंगी, तो उनकी बात करें। द एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। सर्वेंट्स कहाँ पे, नौकर कहाँ पे लगे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वही ऊपर वाली अंग्रेजी, ऑडिटर जनरल, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली।
इन सब की तनख्वाहें। नेक्स्ट, डेट चार्जेस, डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। डेट चार्जेस होता है इंटरेस्ट, वैसे उसने लिख दिया आगे डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जाहिर बात है बाहर के मुल्कों से लोन लिया है तो आपने इंटरेस्ट भी उस पर देना है। डेट चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये पैसे कहाँ से निकाले जा रहे हैं? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन FCF की बास्केट। The debt charges of the federal government including interest, repayment of capital and other expenses for raising loans. Expenses for raising loans क्या होता है? हम बाहर के मुल्कों में, आपको पता है 2-3 लोग जाते हैं बाहर, जाके होटल में रहते हैं, सऊदी अरब वालों की मिन्नतें करते हैं, उसमें आने जाने में जो खर्चा आता है वो होते हैं एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आप लिख सकते हो, ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑफ बोरोवर, लोन लेने वाले की ट्रैवलिंग कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग लोन्स एंड रिडेम्पशन क्या होता है यार? रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेट। अगला छोड़ो पर, अगला मैंने काट दिया, आप भी काट दें। अच्छा, पॉइंट डी, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अमाउंट पेड फॉर ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, इसको इससे मिक्स ना करना। इधर देखो, ये PAF पता क्या था? ये पाकिस्तान के हक में फैसला आ रहा था तो इस बास्केट में गया था, ये इस बास्केट में गया था। पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाए तो इस बास्केट से निकालेंगे, इस बास्केट से निकालेंगे, क्योंकि ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है 80 में, देखो FCF की लिखी हुई है ना 81 में। ये खर्चे किससे निकाले जाने हैं? FCF की बास्केट से। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको ना 81 को आर्टिकल 81 कहते हैं, इसे सेक्शन 81 नहीं कहना। ना ये इनकम टैक्स है ना ये सेल्स टैक्स है, ये पहले 3 चैप्टर्स में से जो दूसरा चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82। तो इसके अलावा कोई भी खर्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिए, एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने हरकत की, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने हरकत की और कहा कि यार मैं चाहता हूं कि ये खर्चे भी पे हो जाएं, तो चलो यार मैं एक आधा मिनट दे रहा हूं, याद करो इनको। रिम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड ऑडिटर जनरल। और पॉइंट बी में था एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ फलां 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 कोर्ट। पॉइंट सी, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं? इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अदर एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। पॉइंट डी, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। पॉइंट ई, एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्ट ऑफ। अच्छा जी, यार अब खर्चे जो है ना 2 किस्म के हैं। ये एक मैं लफ्ज़ लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप कभी दोस्त को कह देते हैं ये खर्चा मैं तेरे पे डाल रहा हूं, तो उसे कहते हैं एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन फ्रेंड। एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन FCF। अभी मैंने आपको क्या बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ है, उसके अंदर कौन से खर्चे चार्ज किए गए हैं इस बास्केट पे, वो हमने 6-7 पढ़े हैं। तो बोलो एक्सपेंसेस ऑन FCF। एक ये खर्चे होते हैं, एक इसके अलावा भी तो खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो ये जरा 2 किस्म के खर्चे हैं, इनका नाम याद करो।
expenses charged by constitution on the basket of FCF and other expenses। ये जो दोनों किस्म के एक्सपेंसेस है ना, इनकी एक सालाना बजट स्टेटमेंट बनती है। आपने अक्सर सुना होगा खबरों में कि यार बजट आ रहा है, इनकी एक सालाना बजट स्टेटमेंट बनती है। वो सालाना बजट स्टेटमेंट पेश की जाती है नेशनल असेंबली में। वो सालाना बजट स्टेटमेंट पेश की जाती है पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो सालाना बजट स्टेटमेंट ईदी वेलफेयर में पेश की जाती है। वो सालाना बजट स्टेटमेंट कहां पेश की जाती है? नेशनल असेंबली के अंदर। उसमें इन दोनों खर्चों की डिटेल होती है। अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं? कुछ सड़कें बनाने का खर्चा, ब्रिज बनाने का खर्चा। हाँ, यहाँ तो तनख्वाहें वगैरह कवर हुई हैं ज़्यादातर, और इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी आपने देखा कवर हुआ है। तनख्वाहें, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह यहाँ कवर हुए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने सड़कें बनानी है, ब्रिज बनानी है, वो भी तो सारे खर्चे हैं। तो आर्टिकल 80 पढ़ो। In each financial year, फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली। अच्छा बताओ, हैन क्या ले करती है? हैन ले अंडा, एग। तो हैन लेज एग, हैन जो है वो एग देती है। तो अब इधर जरा देख के बताओ मुझे, फेडरल गवर्नमेंट क्या देगी? आंखें बंद करके सोचो, फेडरल गवर्नमेंट क्या देगी? बोलो बोलो बोलो। अंडा। इन ईच फाइनेंशियल ईयर फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी। साया देखा करो, नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स, हमारे पैसे आने कहां कहां से हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें दो बातें होंगी मोहतरम, एस्टिमेटेड रिसीट्स पूरे साल की और एस्टिमेटेड खर्चे। अच्छा जी, अच्छा यार, आप कहो अबू मुझे 50 रुपए चाहिए, अबू मुझे 50 रुपए दें, ये आसान बात है। मुश्किल बात, अबू मेरे खर्चे पूरे करने के लिए मुझे 50 रुपए चाहिए। अब बातें तो दोनों सेम है, लेकिन करने का तरीका डिफरेंट है। अबू मुझे 50 रुपए दें। दूसरा तरीका, अबू मेरे खर्चे पूरे करने के लिए मुझे 50 रुपए चाहिए। अब एनुअल बजट स्टेटमेंट में ना इस तरह नहीं लिखा होता इतने पैसे हुकूमत को चाहिए, इतने पैसे हुकूमत को खर्चे पूरे करने के लिए दें, इस तरह नहीं लिखा होता। लिखा होता है कि खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे हुकूमत को चाहिए। अब वो दो किस्म के हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए जरा सफ़े के बॉटम पे ला रहा हूं। आर्टिकल 80 के बारे में बात करने लगा हूं। आर्टिकल 80 के 2 का ए, आर्टिकल 80 के 2 का बी, आर्टिकल 80 के 2 का ए, आर्टिकल 80 के 2 का बी। इधर देखो, पहले उर्दू में पढ़ो। बजट स्टेटमेंट में दो बातें लिखी होंगी, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, और अदर एक्सपेंसेस जैसे सड़कें वगैरह बनाना के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। बोलें जी, क्या क्या लिखा होगा एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर? दो बातें लिखी होंगी एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर। आर्टिकल 81 वाले खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और सड़कें वगैरह बनाने के जो खर्चा है उसके लिए कितने पैसे चाहिए। बार बार बोलें, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 के खर्चे पूरे करने के लिए, और कितने पैसे चाहिए अदर एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए। बोली जाएं पागलों की तो। अच्छा जी, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली। 80 के 2 में आ जाए, एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली। क्या क्या सेपरेटली? अमाउंट्स रिक्वायर्ड होता है पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, क्यों चाहिए रे? क्यों चाहिए बेटा? क्यों चाहिए? अबू बुक लेनी है बेटा, बुक तो आ गई नहीं अबू, वॉल्यूम 2। अच्छा, अमाउंट रिक्वायर्ड, पैसे चाहिए टू मीट द खर्चे। खर्चे किसने चार्ज किए थे? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किस पर? एफसीएफ पर। ये ना 81 वाले हैं, ये जो चार्ज्ड ऑन एफसीएफ है ना, ये अगर आप देखो तो ये देखो चार्ज ऑन एफसीएफ,
तो ये ना, बल्कि यहां पे लिखो, ये 81 वाले खर्चे हैं। कौन से वाले? 81 वाले। अब बताओ क्या अंग्रेजी बनी? अमाउंट्स रिक्वायर्ड, पैसे चाहिए टू मीट द खर्चे चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, किसके ऊपर? ऑन FCF। आगे पढ़ो। और कितने पैसे चाहिए टू मीट अदर खर्चे, टू मीट अदर खर्चे। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो FCF पे चार्ज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने? ना 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 ना, ये कोई और है। टू मीट अदर खर्चे, जैसे सड़कें बनाना वगैरह। डन भाई? मेरे पीछे छुप गई थी सड़कें, तूने बताई नहीं? छुपी थी, ये देख, ये तो बतानी थी तूने, बताया कर रिकॉर्डिंग में ये। ओके, डन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कौन से होते हैं? डे टू डे के खर्चे हुकूमत के, बिजली की बिल वगैरह ये वो। जैसे अदर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक साल ज़्यादा का फ़ायदा दें। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग बताएंगे। आमतौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वैसे पॉइंट बी में ही होते हैं, सड़कें वगैरह बनाना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पॉइंट ए में होते हैं। बहरहाल, शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। चलो यार, इसको याद करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एनुअल बजट स्टेटमेंट में ना दो चीज़ें हुआ करेंगी। नंबर 1 लिखो रिसीट्स, नंबर 1 रिसीट्स एंड नंबर 2 एक्सपेंडिचर्स। हर साल फेडरल गवर्नमेंट पेश करेगी नेशनल असेंबली में अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसको क्या कहा जाएगा? The annual budget statement shall show separately कितने पैसे चाहिए जो खर्चे FCF ने कॉन्स्टिट्यूशन पे चार्ज किए हैं, और कितने पैसे अदर खर्चे पूरे करने के लिए चाहिए। ओके, आगे आए। 82 प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। अच्छा, पता है क्या होगा? अब इस वक्त आप कहां खड़े हो? एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसमें दो चीजें थी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। उसमें आगे एक्सपेंडिचर दो किस्म के थे, चार्ज्ड अपॉन FCF एंड अदर एक्सपेंसेस। अब जो 81 वाले खर्चे हैं ना, 81 वाले खर्चे, जैसे जजेस की तनख्वाहें वगैरह हैं, ये सब कुछ, इन पर डिस्कशन होगी। कहाँ? नेशनल असेंबली में। हाँ जी भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़े हो जाए भाई, इनकी तनख्वाह हमने इस साल 5 लाख रखी है। इस पर डिस्कशन होगी, लेकिन वोटिंग नहीं होगी कि हाथ खड़े करो भाई कितने लोग इससे एग्री करते हैं। वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? और डिस्कशन के बाद अगर हुकूमत समझे कि किसी ने मुनासिब मशवरा दिया है, तो हो सकता है इनकी तनख्वाहें रिवाइज कर दे। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन FCF, ये कौन से हैं? 81 वाले या सड़कें बनाने वाले? 81 वाले। ये जब भी लफ्ज है ना एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF, तो फिर ये सड़कें बनाने वाले नहीं है, ये तो इनकी तनख्वाहें वगैरह हैं। हेडिंग पढ़ लें, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF इन annual budget statement shall be discussed in National Assembly. Shall be discussed in however a voting will not be required. Voting की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन होगी। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट। कौन से एक्सपेंसेस? ये कौन से वाले खर्चे हैं यार? मैंने लिखा हुआ लेफ्ट पे, ये तो 81 वाले हो गए थे पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 में कौन से आए? सड़कें वगैरह बनाना। अदर एक्सपेंसेस एनुअल बजट स्टेटमेंट shall be submitted to National Assembly for raising the grant. Other expenses in annual budget statement shall be submitted to National Assembly for raising चंदा। ये देखो इसकी उर्दू,
सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश, ये पेश नजर ही नहीं आ रहा, चलो खैर है, सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे ताकि ग्रांट ली जाए। चंदा, चंदा पता है चंदा, असेंबली शायद माने शायद ना माने, शायद माने शायद ना माने, शायद माने शायद ना माने, किस पे? चंदा पे। शायद चंदा पे माने कि चंदा दे दें, शायद ना माने। अच्छा जी, पढ़ो दोबारा। अदर खर्चे इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, यानी सड़कें वगैरह बनाने का खर्चा, हाँ, शेल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग, ये पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली ये खर्चे पेश करें हम, हमें चंदा चाहिए। द असेंबली में ग्रांट चंदा और मे नॉट ग्रांट चंदा। डिमांड होता है रिक्वेस्ट, डिमांड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। हो सकता है नेशनल असेंबली इस रिक्वेस्ट को मान ले, हो सकता है ना माने। इट मे ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वेस्ट, इसका मतलब था इट मे ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वेस्ट। हो सकता है आपने ज्यादा मांगे हो कि नहीं कम कर लो यार सड़कें बनाने के लिए, इस बार पत्तों की रहने दो, पत्तों की क्यों नहीं बनानी, वो भी बना। अच्छा, पत्तों की वाला को बैठा परेशान हो जाता ना। अच्छा जी, पॉइंट 3, द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये वाला, ये 2 और 3 ना आपस में लिंक्ड है। ये जो डिमांड है ना, इस ये क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट की जाएगी विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहली सजेशन फेडरल गवर्नमेंट की होगी, तो डिमांड कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। चलो यार 82 को याद करो, 82 को याद कर माय डियर। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, बोल 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 बोल, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। Expenses charged on FCF shall be discussed. बोल 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 बोल। Expenses charged shall be discussed. ये कौन से वाले हैं? वो जो तनख्वाहें वगैरह है, सड़कें नहीं। However, voting will not be. And other expenses shall be submitted for raising grant. Other बोल 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 बोल। Other expenses shall be submitted for raising grant. Assembly may or may not agree to grant. हो सकता है असेंबली मान जाए, असेंबली ना माने। It may also reduce the demand, and the demand can only be made with the suggestion of federal government. अगले समय पे आओ, 83। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अगर आप जरा विजुअलाइज करो तो हमने क्या क्या कर दिया, देखो इधर। फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली के सामने ले बिफोर किया था एनुअल बजट स्टेटमेंट, पेश हो गया था। पेश होने के बाद क्या चला था आगे? आर्टिकल 82 की हेडिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या चला था? प्रोसीजर में ये चला था कि डिस्कशन शुरू हो जाएगी 81 वालों पे और बाकियों के लिए चंदा लेने की रिक्वेस्ट की जाएगी। बस यहां पे खड़े हैं हम। और भाई ये डिस्कशन कभी क्लोज भी होगी कि होती रहेगी? क्लोज भी होगी। अच्छा, और भाई ये चंदा लेने वाली बात कभी खत्म भी होगी, तय भी होगी कितना चंदा मिलना है? अब जब खत्म होगी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साइन चाहिए। अब ऑथेंटिकेशन ऑफ, यहाँ ने एनुअल बजट स्टेटमेंट इसने लफ्ज नहीं लिखा, ऑथेंटिक शेड्यूल एक लफ्ज लिख दिया इसने अपनी तरफ से। ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड, जो एक्सपेंसेस अब ऑथोराइज होने लगे हैं उनके यानी साइन होने लगा, ऑथेंटिकेशन होने लगी है। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। उसमें क्या क्या चीजें होंगी? वही 2 चीजें, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। ये वो ग्रांट्स हैं वो जो सड़कों वाली हैं, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड, और कितने पैसे चाहिए फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF। इधर जरा तरतीब उल्टी कर दी उसने, ऊपर नीचे कर दी चीज। ये देखो मैंने लिखा हुआ जो नोट्स अपलोड किए उसमें, सड़कों वाले इधर ऊपर लिख दिए हैं, 81 वाले नीचे लिख दिए हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल, प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा शेड्यूल को। द ग्रांट मेड बाय नेशनल असेंबली, ग्रांट किस सूरत में की थी? ग्रांट चंदा, चंदा चंदे की तो सड़कों के साथ बात हुई थी, चंदे की सड़कों के साथ बात हुई थी, याद आ रहा है? एंड द अमाउंट्स रिक्वायर्ड, और कितने पैसे चाहिए फॉर खर्चे पूरे करने के लिए, चार्ज ऑन FCF। अच्छा यार, ऑब्वियसली
जितने आपने एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर बताए थे उससे ज़्यादा खर्चे अप्रूव होंगे या उतने ही अप्रूव होंगे? उतने ही अप्रूव होंगे, उससे ज़्यादा अप्रूव नहीं हो सकते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इट शैल नॉट एक्सीड, वो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। वो जो नेशनल असेंबली के सामने आपने प्रीवियसली स्टेटमेंट ले बिफोर की थी, स्टेटमेंट कौन सी? स्टेटमेंट को लिखो, एनुअल बजट स्टेटमेंट। It shall not exceed the amount mentioned in annual budget statement previously laid before the National Assembly. अच्छा भाई, प्राइम मिनिस्टर का साइन हो गया? प्राइम मिनिस्टर शैल साइन, साइन हो गया? करेगा, हो गया ना, अब इस पॉइंट के रोशनी में हो गया ना, शैल साइन हो गया। अब क्या करना है, जब प्राइम मिनिस्टर साइन कर देना तो नेशनल असेंबली में साइन वाले सफ़े को दोबारा लेके जाना है। अब क्यों लेके जाना है? नेशनल असेंबली को तसल्ली हो जाए जो हमने बातें एग्री की थी उसी पे प्राइम मिनिस्टर का साइन हुआ है, बस तसल्ली के लिए, तसल्ली के लिए। निकाहनामे के बाद मियाँ बीवी को दिखा दिया जाता है, भाई वेख लो तो दोवां दे साइन आ गए हैं। वो कहते हैं भाई हमने ही तो किए हैं, और चलो यार वेख लो, तसल्ली के लिए। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल बी, यहाँ लिखो अगेन, शैल बी अगेन, एक तो अगेन हो गया ना एक तरह का, पेपर में अगेन नहीं लिखना। The authenticated schedule shall be laid before the National Assembly. It shall not be open for discussion, guy. It shall not be open for vote. ना अब डिस्कशन होगी, ना अब वोटिंग होगी। मियाँ बीवी हुण छुट्टी, हुण हो गया निकाह, अब कोई डिस्कशन नहीं होनी इसके ऊपर, अब कोई डिस्कशन नहीं होनी, लड़का कैसा लड़की कैसी, नो नो डिस्कशन एट ऑल। इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर वोटिंग। नीचे उसने ऐसी बात लिख दी, कहते हैं एफसीएफ की बास्केट में हाथ डाल के खर्चे वही वाले सही समझे जाएंगे। एफसीएफ की बास्केट में हाथ डाल के खर्चे निकाले जाते हैं ना, तो एफसीएफ की बास्केट में खर्चे तभी सही समझे जाएंगे जब ऊपर वाला प्रोसीजर सारा फॉलो हुआ होगा। फॉर्मेलिटी सी बात है। द एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड, समझे जाएंगे, बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं, व्हेन अबव प्रोसीजर इज फॉलोड। अच्छा यार, इस सफ़े के एंड पे ना मैंने एक समरी सी बनाई हुई है, इस सफ़े के एंड पे देखो। पिछले सफ़े पे हमने पढ़ा था 80 का 1 जिसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट थी, फिर हमने पढ़ा था 82 का 2 और 82 का 1, और फिर हमने पढ़ा था इसमें, नहीं ये 82 का 1 और 82 का 1 और 82 का 2 नहीं बनता, ये 82 का 1 और 82 का 2 नहीं बनता, ये असल में बनता है हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब तरतीब सुन लो सारे, तरतीब। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करेगी नेशनल असेंबली क्या? एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था 82 आपको याद आ रहा होगा, 82 पिछले सफ़े के एंड वाला, डिस्कशन और रेजिंग ग्रांट वाला। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 81 वालों पर डिस्कशन करेंगे, वो जो खर्चे हैं, तनख्वाहें वगैरह, और अदर एक्सपेंसेस विल बी सबमिटेड फॉर रेजिंग चंदा। अदर एक्सपेंसेस के बारे में रिक्वेस्ट की जाएगी, इनके लिए चंदा चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शेल साइन अ शेड्यूल, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल साइन करेगा 83 के 1 की रोशनी में। शेड्यूल शेल बी अगेन लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, 83 का 2। तो ये एक समरी है, चार स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अब जरा किताब से रिवाइज करो। पहला स्टेप आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बताओ। फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज, आगे चलो, नहीं आगे पॉइंट 2 छोड़ें, स्टेप्स खाली मैं बता रहा हूं। अब 81 वाले खर्चों पे क्या होगी? डिस्कशन पेज के एंड पे, और सड़कें बनाने वगैरह खर्चे पे ऊपर ग्रांट रेस की जाएगी। अगले सफ़े पे आए। अब प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा एक शेड्यूल पे, शेड्यूल में 2 बातें बताई होंगी। नंबर 1, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली ने कितने पैसे ग्रांट किए हैं, एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ। यार ये तो वही इंग्लिश बन जाएगी ना, ये वाली, ये अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू, ये जो पिछले सफ़े पे 80 में पड़ी है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, वो इंग्लिश यहाँ बन जाएगी। लेकिन इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द, स्टेटमेंट से बता दें यहाँ एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो एनुअल बजट स्टेटमेंट आपने ले बिफोर की थी उससे ज़्यादा ये खर्चा नहीं होना चाहिए।
The authenticated schedule shall be laid before the, it shall not be open for discussion or not be open for vote. An expense from FCF shall be considered authorized when above expenditure is followed. अच्छा, अगला सफ़ा बड़ा आसान रह गया, अगले सफ़े की टेंशन नहीं लेनी आप सिर्फ अभी काम करो, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, सारा याद करो। चलो साथ साथ मैं भी याद करता हूँ। आर्टिकल 78, all revenues received, all loan raised, and amount received on repayment of loan shall be credited to FCF. आगे बढ़ो। All other monies raised with federal government or deposited with Supreme Court shall be credited to public account of Federation. Custody of FCF and PF. The custody of FCF and PF. The custody of FCF and PF and the payments and withdrawals from that and all other connected matters shall be regulated by shall be regulated by Parliament or rules made by President. आर्टिकल 81 की टेंशन नहीं लेनी, वो आप खर्चे खुर्चे हैं। आर्टिकल 80 में आओ, एनुअल बजट स्टेटमेंट। क्या? इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल इन ईच फाइनेंशियल ईयर फेडरल गवर्नमेंट शेल ले, ना इधर देख, फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली detail of receipts and expenses which will be called as annual budget statement. The annual budget statement shall show separately पैसे कितने चाहिए चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन FCF, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, और द पैसे कितने चाहिए टू मीट अदर खर्चे टू बी प्रोपोज्ड फ्रॉम FCF। ये जो सफ़े के एंड पे मैंने इसलिए इन दोनों बातों को ना उर्दू में लिख दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद बोलो, एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। 80 आसान हो गया। 81, 82 में याद है क्या हो रहा था? 82 में याद है क्या हो रहा था? डिस्कशन हो रही थी और चंदा साथ और डिस्कशन। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF in annual budget statement shall be discussed in National Assembly. However, voting will not be required. Point 2, मैंने कहा था वोटिंग इसलिए नहीं होगी कि ऐसे लड़ाई ना पड़ जाए, बस सब डिस्कशन करा लें ताकि कोई अच्छा मशवरा है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग चंदा। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू चंदा। हो सकता है कहीं सड़कें अगले साल बना लो, अभी रोडों पे गुजारा कर लो। इट मे ऑल्सो रिड्यूस द चंदा। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। The Prime Minister shall sign a schedule specifying number 1 grant चंदा, पहले चंदा की बात कर दी इसने, grant made by National Assembly, और ये इंग्लिश वही अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन FCF. It shall not exceed the amount mentioned in statement previously laid before the National Assembly. और आखिर में चौथा स्टेप, the authenticated schedule shall be laid before the National Assembly. Again laid before why? It shall not be open for discussion and it shall not be open for voting. अच्छा जी, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। अब ये बातें सारी आगे आसान है, उर्दू में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए, मिसाल के तौर पे हमने मुल्क ने सोचा था कि यार हस्पतालों के लिए पैसा चाहिए और आर्मी के लिए पैसा चाहिए और फलां प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा चाहिए, अगर किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए तो क्या करें? अगर किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए तो क्या करें?
इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में ये साबित हो डेट ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज insufficient, authorized expenditure for a service is insufficient, or expense for a new service is required. सर्विस से मुराद ले लो हॉस्पिटल्स के लिए पैसा, हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज दी जा रही होती हैं. If in a financial year it is found that authorized expenditure for a service is insufficient, यानी पैसा रखा तो था लेकिन कम पड़ गया, और एक्सपेंस ऑफ अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड, जंग खुल गई तो नई सर्विस देनी पड़ी अब, इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट इंक्लूडेड एनुअल बजट स्टेटमेंट. क्या करें फिर, क्या करें, खर्चा कम पड़ गया है या नई सर्विस देनी पड़ गई है, और द अमाउंट स्पेंट ऑन एनी सर्विस एक्सीड द अमाउंट ग्रांटेड. खर्चा इज ग्रेटर देन ग्रांट, खर्चा बढ़ गया चंदा थोड़ा, खर्चा बड़ा चंदा थोड़ा, खर्चा बड़ा चंदा थोड़ा, क्या करें, एक्सीड का मतलब क्या करें आप, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएं, आप फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएं दोबारा, हुकूमत के पास. हुकूमत कैन ऑथराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम एफसीएफ, हुकूमत इजाजत दे देगी एफसीएफ से पैसे निकाल लो. फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट. तो नेशनल असेंबली के सामने जरूर ले बिफोर करना है. आगे फिर वही प्रोसीजर चलता है, इसने वो लिखा नहीं, फिर उसी तरह डिस्कशन वोटिंग वगैरह नहीं होती और डिस्कशन होके वो फिर इसने बात यहाँ लिखी नहीं. तो ये सवाल पेपर में किस नाम से आएगा बोलो, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स. चलो याद करो इसको. इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर, इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड दैट ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज insufficient or expense for a new service is required which is not included in, or the amount spent on any service exceed the amount granted, the federal government can authorize expense from FCF. For this federal government shall lay before the National Assembly a supplementary budget और ये लफ्ज़ वही है जो आपने स्टेप 1 में याद किया था, फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली. ये लफ्ज़ वहीं से याद हो जाएगा. अच्छा यार ये 85 की हेडिंग को छोड़ो जरा, 85 के ना पहले नाम पढ़ो. शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, शायद नहीं, शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है. अब साइन कौन करे, अब पुरानी बातों की तरफ वापस आ जाओ. अब सप्लीमेंट्री बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री बजट खत्म, नई बात, पर अब साइन कौन करे. द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट, नेशनल असेंबली फिर ग्रांट दे दे फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. का क्या मतलब है, नॉट मोर देन 4 months, 4 months के लिए नेशनल असेंबली इजाजत दे दे. इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग, इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग. 83 की हेडिंग पढ़ो, ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल. अगर ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल पेंडिंग हो जाए तो कौन इजाजत दे दे, नेशनल असेंबली. ग्रांट चंदा देने की इजाजत दे दे. शायद चंदे की बात सिर्फ उन सड़कें बनाने वालों के लिए बात हो रही है मेरे ख्याल से. द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ नॉट मोर देन, इफ द साइन ऑफ डेट इज पेंडिंग, अगर वो ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल पेंडिंग है. ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आपने पेपर में नहीं लिखा ना. पेंडिंग क्यों हो गया, बिकॉज पीएम इज नॉट इन पाकिस्तान. हो सकता है इलाज कराने गया हो बाहर, कोई भी वजह हो, बिकॉज पीएम इज नॉट इन पाकिस्तान. हो सकता है पीएम पाकिस्तान में ना हो. टॉफी निकल लिए जेब से. अच्छा, बिकॉज पीएम इज नॉट इन पाकिस्तान. तो फिर कौन ग्रांट दे दे, नेशनल असेंबली. जाहिर बात है नेशनल असेंबली में किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बना के गया होगा ना पीछे से, कि मैं जा रहा हूँ तो जब तक इलाज नहीं करवा के आता फलां बंदा देखेगा चीज़ों को. तो नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट, फिर इस सूरत में नेशनल असेंबली ग्रांट कर देगी. अच्छा फ़र्ज़ करो नेशनल असेंबली ही नहीं है, ये ही देखो गलती से कैसे लिखा गया. फ़र्ज़ करो नेशनल असेंबली ही नहीं है. कई दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो टेक ओवर कर लेती है, तो उस कामों को संभाल लेती है, मार्शल लॉ लग जाता है जिसे कहते हो आप. तो फिर ऐसी सूरत में क्या करें, तो नेशनल असेंबली ही नहीं है. इफ द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, द फेडरल गवर्नमेंट, आमतौर पे आर्मी के पास आ जाती है, फिर द फेडरल गवर्नमेंट फिर हुकूमत के पास, आर्मी के पास आ जाएगी. द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम द एफसीएफ.
फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 months इन अ फाइनेंशियल ईयर, कम से कम 4 महीने के लिए चंदा दे दिया जाएगा। इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंसेस इज पेंडिंग, ये वही वाली लाइन है, इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। क्यों पेंडिंग है, रीजन अब मैंने इसको बताई है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है पीएम इज आउट ऑफ पाकिस्तान, रीजन ये है असेंबली डिसॉल्व हो गई है, असेंबली डिसॉल्व हो गई है, पार्टियों के बंदे चले गए, फौज ने जो है वो हुकूमत ले ली है, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसा करेंगे। डन। वो बस 4 months करेंगे, हो सकता है बीच पे फिर इलेक्शन करवा के नेशनल असेंबली ले आए, नॉर्मल प्रोसीजर तो वही है ना, 4 months के लिए इसलिए कर रहे हैं। ओके चलो यार, ये 2 पॉइंट्स याद करो, दोनों एक जैसे हैं। वोट्स ऑन अकाउंट्स में असल में ये होता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर गया होता है ना, फिर वोटिंग वगैरह भी करा लेते हैं ये, इस वजह से इसने लिखा है वोट्स ऑन अकाउंट्स। द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट, इधर है नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट और इधर है फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज। ये ना जरा दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। असल में ना इधर नेशनल असेंबली है ही नहीं नीचे, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। इधर है नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट, इधर है फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज। ये जरा हाईलाइट कर लो, नहीं कर रहा तू, मैं क्या हाईलाइट कराना चाह रहा हूं। द 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 ऊपर वाले में क्या है, नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट, और नीचे वाले में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज। अब पढ़ो, द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 months इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। ये लाइन आपने इधर भी याद कर लेनी है, इधर भी याद कर लेनी है। और इधर क्या लिखना है, इफ नेशनल असेंबली इज फारग, तो भी नेशनल असेंबली तो नहीं दे सकती। इफ नेशनल असेंबली इज फारग, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम द एफसीएफ फॉर एस्टिमेटेड खर्चा फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन। ओके, सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा। यार अब ये बिल्कुल ही प्रोसीजरल बातें शुरू कर दी हैं। मुझे बताओ सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा कौन से हैं? 2 हैं। सेक्रेटेरिएट्स होते हैं दफ्तर, लिख लो दफ्तर। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, दफ्तर। दफ्तर कितने हैं? 2 हैं, सेनेट है और नेशनल असेंबली है। ईच हाउस यानी सेनेट भी और नेशनल, ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर। डन। However, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। However, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। मिसाल के तौर पे एक आईटी इंजीनियर है, वो बोथ सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, बोथ सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। क्या मतलब? यानी सेनेट का सॉफ्टवेयर भी वही रन कर रहा है और नेशनल असेंबली का सॉफ्टवेयर भी वही रन कर रहा है। However, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी गिवन, अवॉर्डेड होता है गिवन, कैन बी गिवन। ओके, अच्छा भाई नौकरी देगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीसीबी का चेयरमैन, कौन नौकरी देगा? नौकरियां देगा कौन? किस आईटी वाले को नौकरी देनी होगी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को नौकरी देनी होगी, इसी तरह सर्वेंट्स को नौकरी देनी होगी। नौकरियां देगा कौन? नौकरियां करने कहाँ लगे हैं? मजलिस शूरा में, यानी सेनेट में या नेशनल असेंबली में? मजलिस शूरा में रेगुलेट हायरिंग। मजलिस शूरा फिर खुद ही डिसाइड करे, पार्लियामेंट उसमें यार वही होते हैं, सेनेट बैठे होते हैं और वो चेयरमैन, वो जो मैंने आपको बताया था। तो मजलिस शूरा में रेगुलेट हायरिंग ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। इसे कहते हैं सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ हाउसेस। द स्पीकर और द चेयरमैन, द स्पीकर और द चेयरमैन may with the approval of president make rules relating to recruitment of persons appointed to the secretarial staff। तो मोहतरम असल में ऊपर उसने लिखा है मजलिस शूरा विल रेगुलेट, नीचे उसने जाके बता दिया मजलिस शूरा में कौन डिसाइड करेगा।
स्पीकर और चेयरमैन। तो बोलो ऊपर क्या लिखे हैं, कौन डिसाइड करेगा, मे रेगुलेट, और नीचे क्या लिखे हैं इनमें कौन कौन होगा, स्पीकर और द चेयरमैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट may make rules regulating the recruitment of persons and appointed to secretarial staff. Clear? चल यार इसको याद कर। Each house shall have a separate दफ्तर, सेनेट का अलग दफ्तर होगा, नेशनल असेंबली का अलग दफ्तर। However, post common to both houses can be awarded, लेकिन नौकरियां दोनों की दी जा सकती हैं। मजलिस शूरा में रेगुलेट द हायरिंग ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ, मजलिस शूरा दोनों हाउसेस के सेक्रेटेरियल स्टाफ को नौकरियां देगी। लेकिन मजलिस शूरा में कौन नौकरी देगा यार, मजलिस शूरा तो एक इदारा है, उसमें स्पेसिफिकली कौन नौकरियां देगा बोलो, स्पीकर और चेयरमैन विद अप्रूवल ऑफ मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें कौन देगा, दोनों के खर्चे, दोनों कौन, नेशनल असेंबली और सेनेट, इनके खर्चे जैसे कि बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, इनके लिए क्या रूल हैं, इनके लिए ना यार एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन बैठा होता है यार, आ जाके वही बैठे होते हैं, वही ऊपर जिन्होंने नौकरियां दी थी, स्पीकर और चेयरमैन। पहले पॉइंट 2 पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी का क्या मतलब है, कमेटी बनाना। कमेटी ना करना क्या है, कमेटी में बड़ा छोटा सा काम करना है, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें ये डिसाइड करनी है, नौकरी पे भी इन्होंने रखना है, बाद में देनी भी इन्होंने है। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान साहब के, ये भी आ गए, नाम आपको पता होगा। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट, वो जरूरत पड़े तो। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। छोड़ें पॉइंट 1, द एक्सपेंडिचर, ये वाले ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। हाँ जाके द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ बोलो 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 फाइनेंस कमेटी। लेकिन मशवरा कौन देगा, फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी के मशवरे के ऊपर आप ये डिसीजन लेंगे। चलो याद करो इसको, फाइनेंस कमेटी controlled by National Assembly or Senate acting on the advice of its finance committee. The finance committee shall consist of the speaker as the chairman, the minister of finance and other members elected by National Assembly or the Senate. चलो पॉइंट 2 मुझे बताओ। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ the speaker of the chairman, स्पीकर और द चेयरमैन। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अच्छा पॉइंट 1, the expenditures of National Assembly and the expenditures of Senate shall be controlled by National Assembly or Senate acting on the advice of Finance Committee. अच्छा जी हेडिंग्स पढ़ो यार, हेडिंग्स सारी हेडिंग्स पढ़ो। पहले सफ़े पे क्या हेडिंग थी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये पहले सफ़े पे हेडिंग है। आर्टिकल 78। दूसरे सफ़े पे क्या हेडिंग है, कस्टडी। तीसरे सफ़े पे क्या हेडिंग है, एनुअल बजट, सॉरी दूसरे सफ़े पे, तीसरे सफ़े पे कहाँ से आ गया, उसी सफ़े पे है, एनुअल बजट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या हेडिंग है, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन FCF, ये मुझे तनख्वाहें वगैरह। अगला क्या है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू, उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर। इसके बाद आपको याद होगा शायद ज़बानी सप्लीमेंट्री बजट आ रहा था, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आ रही थी, फिर वोट्स ऑन अकाउंट्स। वोट्स ऑफ अकाउंट्स में ना नेशनल असेंबली होती है, इसी वजह से वही इजाज़त देती है, लेकिन यहाँ नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो हेडिंग ये आएगी पेपर में। और उसके बाद सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा। सेक्रेटेरिएट्स क्या, 2 दफ्तर होंगे, सेनेट और नेशनल असेंबली। इसमें लोगों को नौकरियाँ कौन देगा, रिक्रूटमेंट,
रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छा, अगला क्या है, ये असल में ये जो है ना 87 और 88 में फ़र्क, 87 में रिक्रूटमेंट की डिस्कशन हो रही है और इसमें ना एक्सपेंडिचर्स की डिस्कशन हो रही है, ये दोनों में फ़र्क है। तो फाइनेंस कमेटी का क्या काम है, खर्चों को कंट्रोल करना। अच्छा यार, वेरी लकीली ये पेज 9 है ना, Yes, sir. हमारा 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, क्योंकि यही बातें अब फेडरल गवर्नमेंट की बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए हैं। इसलिए ये आप लोगों ने इसमें से कुछ याद करना हुआ ना, वो मैं बता देता हूँ आपको, देखते रहना। ये क्या हेडिंग है, प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, सूबे के और पेज 8 के टॉप पे आओ, क्या लिखा हुआ है, फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अच्छा, अब इनको आपने याद नहीं करना, एक दफ़ा रीड आउट बेशक कर लेना, लेकिन इनको याद नहीं करना क्योंकि उधर से याद हुए में हैं। 100% अंग्रेजी सेम है, जहां जहां डिफरेंट है मैंने लिख दिया है। उधर फेडरल गवर्नमेंट लफ्ज लिखा हुआ था, इधर उधर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था, इधर उधर फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, इधर उधर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था, इधर उधर पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन लिखा हुआ था, इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ, जो लफ्ज डिफरेंट है मैंने अंडरलाइन कर दिए, बाकी एज इट इज सेम है। देख लो, ऑल रेवेन्यूज रेज्ड, ऑल मनी, ठीक है। आई कैप ने भी अपनी बुक में लिखा हुआ, ये सारा सेम है। कस्टडी उधर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास। इधर पब्लिक अकाउंट किसकी कस्टडी, प्रोविंशियल असेंबली, और प्रेसिडेंट की जगह लफ्ज कौन सा, गवर्नर। एनुअल बजट स्टेटमेंट में कोई चेंज, हाँ, फेडरल गवर्नमेंट की जगह और नेशनल असेंबली की जगह, आगे चलो। एक्सपेंडिचर्स में कहीं फर्क, हाँ, इधर गवर्नर का नाम आ रहा है, उधर किसका नाम आ रहा था, प्रेसिडेंट का नाम आ रहा था। इसके बाद यहां ना सिर्फ 1 और 2 है, 3, 4, 5, 6 नहीं है, ये एक छोटा सा फर्क है, यहां सिर्फ 1 और 2 है। इसके बाद उधर कौन सा आ रहा था लफ्ज, फेडरल गवर्नमेंट, इधर मैंने सारा अंडरलाइन कर दिया है जो डिफरेंट है वहां और यहां। अच्छा, इसके बाद प्रोसीजर रिलेटेड टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, प्रोविंशियल असेंबली, वही लफ्ज जो बार बार यूज हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह बोलो चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम की जगह वजीर आला, वजीर आजम की जगह वजीर आला, समझ आ गई। वही प्रोविंशियल असेंबली, एफसीएफ बार बार आ रहा था ना, तो इधर पीसीएफ आ रहा है, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट, प्रोविंशियल असेंबलीज, डन, बार बार किसका लफ्ज आ रहा है, प्रोविंशियल का। वोट्स और अकाउंट्स, प्रोविंशियल असेंबली। ओ, एक फर्क ये भी है, वहां 4 मंथ्स था, यहां 3 मंथ्स है। लेकिन यार यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहां 4 ही है, लेकिन यहां कितना है, 3। डन। अच्छा यार, इन द एंड ना एक समरी बनी हुई है कि मजलिस शूरा की जगह प्रोविंशियल असेंबली का लफ्ज़ यूज़ करना है आपने, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर का लफ्ज़ यूज़ करना है, फेडरल गवर्नमेंट की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लफ्ज़ यूज़ करना है, प्राइम मिनिस्टर की जगह और नेशनल असेंबली की जगह प्रोविंशियल असेंबली। लो, फिर तो कुछ भी नहीं रह गया पीछे। प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेशनल असेंबली टू अप्लाई टू प्रोविंशियल असेंबली, ये नया सेक्शन है, लिखो नया सेक्शन है, नया सेक्शन ही नया आर्टिकल है, ये 127 नया आर्टिकल है, ये पहले डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि ये ना डिफरेंस बता रहे हैं ना दोनों में। ये नया आर्टिकल है, ये हैंड रिटन, वो जो सफ़े बांटे थे ना उसमें नहीं है, ये किताब में होगा, क्योंकि इसका मैंने सफ़ा नहीं बांटा आपको, ये किताब में होगा, बल्कि शायद नोट्स में भी होगा। बुक में है, किस पेज पे, 11. पेज 11 पे। डन। अभी चीजें साथ साथ याद करनी है, ये बैठे बैठे किसी भी टॉपिक का अगला लेक्चर लेने से पहले चैप्टर फारिग कर देना। ओके, एनी रेफरेंस टू प्रेसिडेंट shall be read as reference to governor, any reference to federal government shall be read as reference to
provincial government and so on. Chief Minister elections. अच्छा जी, आगे चलो यार। 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं करनी। 1 घंटा 9 मिनट और बता देना। 2-2 घंटे की क्लासें हो रही होती हैं, हद होगी यार। 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं करने देनी। ओके, मैं कोशिश करूंगा अगला लेक्चर भी ना आज ही अपलोड कर दूं। मैं फिजिकल वालों से बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों की अपनी तरतीब चल रही है, वो सही है। उनका संडे के अलावा डेली 1 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। मैं अभी फिजिकल वालों से बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी नज़र मार लो। इसको डिटेल से इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। भाई ये भी खत्म हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये बहुत बड़ा मसला है। पैसा कितना इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगा और पैसा कितना 4 बीवियों में तकसीम होगा? 400 कितना पैसा शोहर के पास रहेगा और कितना पैसा 4 बीवियों के पास रहेगा? इसमें तो जंगें हो जाती हैं सूबों की आपस में, बीवियों की आपस में। तो ये तो बहुत बड़ा फड्डा प्रोग्राम है। इसके लिए तो रूल बनाने पड़ेंगे। इसके लिए पूरी कमेटी बना दी गई है, पूरा आर्टिकल बना दिया गया है। उस सूबों वाले वरना लड़ने लग जाते हैं एक दूसरों से। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बांटना ऑफ रेवेन्यू, पैसों का, बिटवीन इस्लामाबाद यानी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान। इसके लिए मोहतरम एक कमेटी हमने बनाई है, लेकिन इस कमेटी का बहुत बड़ा काम है। इस कमेटी का छोटा सा काम नहीं है, वो फाइनेंस कमेटी थी। उस कमेटी का काम था नेशनल असेंबली और सेनेट के खर्चों को संभालना। ये कमेटी का बहुत बड़ा काम है, इसलिए ये कमेटी भी बहुत बड़ी है। ये कमेटी बनाएगा कौन? ये कमेटी बनाएगा प्रेसिडेंट, और 5 साल बाद ये कमेटी बदल जाया करेगी। 5 साल के लिए बना करेगी ये कमेटी। इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी के हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सब होंगे, हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सूबे तो ज्यादा है ना एक से, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड सच पर्संस एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। चलो जी, याद करिए साथ साथ। इस कमेटी को बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। वो देखो ऊपर पहली लाइन पढ़, द प्रेसिडेंट। The president shall at intervals not exceeding 5 years constitute a nation. ये नोट्स में भी शायद दिया हुआ है, लेकिन यहां कुछ लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए। द प्रेसिडेंट शैल बना कमेटी The president shall bana committee at intervals not exceeding 5 years, at intervals not exceeding 5 years. and it constitute NFC comprised of number 1 Minister of Finance of Federal Government, Minister of Finance of provincial governments, and such persons as may be appointed by President with the mashwara of Governor of Province. अच्छा भाई, इसकी ड्यूटीज क्या होंगी? ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, इसकी ड्यूटीज क्या होंगी? इसकी 4 ड्यूटीज हैं। कितनी ड्यूटीज हैं? 4। इसकी 4 ड्यूटीज हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी, ये एनएफसी की ड्यूटी होगी टू मेक सजेशंस टू प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को क्या दे? सजेशंस। टू मेक सजेशंस टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को मशवरा दे रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंस। इसकी उर्दू बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस की उर्दू बताओ। टैक्स रिसीट का क्या मतलब है? टैक्स आया। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? बांटा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, इसका और मेन काम है ही ये यार, बाकी काम तो सेकेंडरी है। मेन काम ये है क्या? कि इसने पैसे बांटने हैं। शोहर में कितने जाएंगे और 4 बीवियों में कितने जाएंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। शोहर की तनख्वाह शोहर में के पास कितनी रहेगी और 4 बीवियों के पास कितनी रहेगी? पॉइंट बी, द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स बाय फेडरल गवर्नमेंट टू, कभी कभी साल के दौरान पता है क्या ग्रांट इन एड? ग्रांट इन एड का मतलब होता है मदद की जरूरत पड़ी है। ग्रांट इन एड, एड मींस मदद, मदद में ग्रांट देनी पड़ती है ना। ग्रांट इन एड का मतलब है चंदा। अच्छा, मैंने ना उसकी इंग्लिश लिखी हुई है, उसकी उर्दू लिखी हुई है। It shall be the duty of NFC to make suggestions to President regarding The
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये हुकूमत का ते मिसिंग है, हुकूमत और सूबों के दरमियान कितने पैसे बांटे जाएंगे, मैंने उर्दू लिखी हुई है इस पॉइंट की। एंड द मेकिंग ऑफ चंदा बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया चंदा देना, तीसरा काम एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग पावर्स। बोरोइंग पावर नॉर्मली आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, बोरोइंग पावर क्या होती है, दूसरे लोगों से जाके चंदा लेना बाहर के मुल्कों से। तो एनएफसी बताएगी कितना चंदा लेना है इस दफा सऊदी अरब से। एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड गुड, शुक्र है, एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बोरोइंग पावर, ये ध्यान से रखो, बोरोइंग पावर एंड एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, और कोई भी चीज जो प्रेसिडेंट रेफर कर दे। चलो जी बताओ, तीन काम, टैक्स जो आया सूबों में और फेडरेशन में कितना बांटा जाना है, पहला काम, दूसरा काम बोलो कितना चंदा देना है फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तीसरा काम बोलो फेडरल गवर्नमेंट बोरोइंग पावर अपनी कितनी एक्सरसाइज कर रही है, और चौथा काम बस ओवर, पास पेपर्स में आओ। लिस्ट द टैक्स, नहीं, ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, एनएफसी की ड्यूटीज बताओ, यार 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा ना होने देना। एनएफसी की ड्यूटीज बताओ, 160 का 2, एनएफसी हो रहा है, फाइनेंस कमेटी हो रहा है, फाइनेंस कमेटी का छोटा सा काम था, ये एनएफसी है, 160 का 2। What do you understand by Federal Consolidated Fund? What do you understand by Federal Consolidated Fund? FCF तो उसने पूरा खुद लिखा हुआ है, FCF के बारे में भाई ये लिख के आओगे मोहतरम, देखो इतना सा। What do you understand by FCF? 78 का 1. Enumerate the खर्चे which are charged upon FCF, ये ढूंढो, enumerate the खर्चे which are charged upon FCF, बताओ। Excellent, 81 वाले, 81, बस गाड़ी बहुत चला दी तूने, आगे चलें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160, जो भी पढ़े हमने एंड पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफली बताता है एनएफसी कैसे फॉर्म होगी। Who may be the member of commission? मेंबर कौन होंगे, बोलो यार, 1 से 2 मिनट में ना खत्म कर दो बस। हाँ, मेंबर कौन से होंगे बोलो। एक्सेलेंट, 160 का 160 का 1, ऐसे ही है ना, चल जान दे यार, तीनों नहीं लबना। 160 का 1, पेज नंबर 11। अच्छा जी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, ये रिपीट हो रहा है सवाल, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। ठीक है रोवर, पॉज करो, मैं जरा देख लूँ कोई होमवर्क तो नहीं देना जी। होमवर्क है आपका पेज 378 पे, क्वेश्चन नंबर 21 ओवर। अल्लाह हाफिज़। अगला लेक्चर में कोशिश करूँगा आज ही अपलोड हो जाए।